नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह आपका स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम देश की नव पीढ़ी को, देश की नव जनरेशन को, आने वाले योद्धाओं को क्या बेहतर, क्या सकारात्मक, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं। और इस राह में, इस मुहिम में जब ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ होती हैं, जिनका अपना एक नाम है, जिनके बारे में सुनना, सुनाना अपने आप में सौभाग्य का विषय होता है, जिन पर किताबें और किताबें लिखी जा सकती हैं। तो ये कहीं न कहीं जो रास्ता है बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जिसके बारे में जितना बताया जाएगा, जितना सुनाया जाएगा, जितना समझाया जाएगा शायद उतना कम है, समय की मर्यादा है। तो मैं सीधे उनका स्वागत, अभिनंदन कर लेता हूँ। डीएम बागपत आदरणीय जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सूर्यांश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है और बागपत के बच्चे आपसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाएं करने के इच्छुक थे और ये इच्छा आज आपके आदेश अनुसार पूर्ण होने जा रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम का आप शुभारंभ करें अपने अनुसार, फिर मैं बच्चों के सवाल लूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सूर्यांश। चूंकि आज परीक्षा का है और आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हुई और कल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी पूरे प्रदेश में स्टार्ट हो रही हैं, जो कि परीक्षाएं भारत में भी काफी बड़ी परीक्षा है यूपी बोर्ड की और दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं है। तो जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो मैं परीक्षाओं के बारे में दो स्टोरीज शेयर करना चाहूंगा और मैं समझूंगा कि उससे कुछ मैं मैसेज कम्युनिकेट कर पाऊंगा। पहली स्टोरी तो जो हालिया फिल्म है 12th फेल, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक करेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़का बाद में मनोज मिश्रा बनता है, आईपीएस बनता है, वो प्रोटैगनिस्ट जो विक्रांत मैसी है, वो टेररिज्म और टूरिज्म वर्ड में कंफ्यूज। अर्थात जब वो पेपर उसको से पूछा गया कि पोटेंशियल है, तो बाजी में टेररिज्म पढ़, बेसिक अंग्रेजी आती थी, सवाल को ना देख पाना, सवाल ना पढ़ना या के समय में 5-10 मिनट ना देना, उसका नतीजा होता है कि वो मेंस में क्वालिफाइंग पेपर में अटक जाता है क्योंकि वो टेररिज्म और टूरिज्म में अंतर नहीं कर पाता है 12th फेल में। अब इस भी अगर सबक लेना हो तो यही है, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि साहब जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है उसको कम से कम 3 बार पढ़िए। को लगता है कि आसान है, तो अच्छी बात है, आसानी ही होगा। लेकिन अगर सवाल को रिस्पेक्टफुली आपने नहीं पढ़ा, सवाल को आपने डाइजेस्ट नहीं किया मेंटली, तो फिर हो सकता है कि सवाल के थ्रो को जो थोड़ा बहुत टीचर ने चेंज किया होगा, थोड़ा सा स्पिन हुई होगी बॉल, और उसी में मालूम पड़ा कि आप चारों खाने चित हो सकते हैं। तो 12th फेल फिल्म का ये एक सीन है जो मुझे प्रभावित करता है और मैंने देखा है अपने जीवन में भी, और ये गलती इनफेक्ट मेरे से भी हुई है कि सवाल को पढ़ते समय उतना ध्यान नहीं गया कि पार्ट ए से कितने करने हैं या पार्ट बी से कितने करने हैं। और हम सब लोग के जीवन में अनुभव है कि पार्ट ए में से मान लो 2 करने, ध्यान ही नहीं दिया, पार्ट ए में 3 कर लिए, फिर बाद में पता चला और अच्छा खासा जो आती हुई चीजें निकल जाना, दैट इज रियली सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो पहली बात तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, कम से कम परीक्षाओं के नजरिए से, कि पेपर को 3 बार पढ़ लें। जब उनको समझ में आ जाए कि मैंने खूब समझ लिया, तो उसके बाद एक बार पढ़ लें। उस 2 मिनट 3 मिनट के पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा जो वाकया है सूर्यांश जी, वो जिंदगी का मेरा अपना पर्सनल है। पीसीएस की ये परीक्षा की बात है और मेंस परीक्षा थी। पीसीएस की ये परीक्षा 96 एग्जाम की थी और उसी एग्जाम में मैं सेलेक्ट हुआ। यद्यपि मैं उससे पहले डिप्टी एसपी सेलेक्ट हो चुका था, उससे पहले मैं भारतीय सूचना सेवा में भी जा चुका था, और अर्थात 2 नौकरी तो ऑफकोर्स मेरे पास पहले से थी। आईएएस एलाइड में ग्रुप ए की सर्विसेज थी और डिप्टी एसपी यूपी में मेरे पास पहले से थी। तो मैं चूंकि ट्राई कर रहा था एसडीएम और आईएएस के लिए, तो ग्रुप ए में तो मुझे मिल गया था 252 रैंक पे 97 बैच में आईएएस में, परंतु मैं अभी भी आईएएस के लिए ही ट्राई कर रहा था, मतलब मेन एग्जीक्यूटिव के लिए जिसे हम लोग कहते हैं। तो मैं पीसीएस के एग्जाम को मैंने दिया और पीसीएस में जो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था और पॉलिटिकल साइंस मेरे ऑप्शनल थे, और ये बात मैं 96-97 की कर रहा हूँ, आज से करीब 26-27 साल पहले। तो उसमें जब मैं पेपर देने बैठा, हिस्ट्री का सेकंड पेपर था, मेरा पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट था, मैं पीजी पॉलिटिकल साइंस में हूँ। हिस्ट्री मुझे आती थी या आती है, परंतु पॉलिटिकल साइंस पे जैसी मेरी कॉन्फिडेंस या अथॉरिटी मुझे लगती थी, वो मुझे नहीं लगता था हिस्ट्री के बारे में। आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल विद हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री से थोड़ा डरता भी था और हिस्ट्री में मुझे लगता था कि मुझे आता नहीं है और ये एग्जाम कैसे निकलेंगे हिस्ट्री से। यद्यपि मैं हिस्ट्री से सेलेक्ट हो चुका था 2 बार, मैंने बताया,
परंतु जैसा मैं चाहता था कि मेरी समझ में आए, या पॉलिटिकल साइंस जैसे मुझे नींद में भी समझ में आती थी, तो हिस्ट्री मेरी नींद में समझ मुझे नहीं आती थी, तो मैं हिस्ट्री से थोड़ा डरता था। अब गए ये हुआ कि साहब वो पेपर हिस्ट्री का उसी पीसीएस में मेंस में हिस्ट्री का पेपर आया, सेकंड पेपर आया। उस सेकंड पेपर में मैंने सवाल पढ़ना शुरू किया, और अगर मेरी स्मृति सही है तो ये उस वक्त 12 सवाल आते थे पीसीएस में मेंस में, और 12 सवाल में से 5 सवाल करने होते थे। 12 सवालों में मैंने सवाल नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया, तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल कि ये क्या इसमें लिखूं, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर था। तो मैंने कहा ये मतलब हिस्ट्री का सेकंड पेपर जो कि मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं आप उसको। तो फर्स्ट सवाल मैंने पढ़ा, वो मुझे ठीक से नहीं आता, मैंने सेकंड सवाल पढ़ा, वो नहीं आता, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा। मैं सवाल पढ़ता जाऊं और मुझे लगे कि मैं कंफर्टेबल किसी सवाल के आंसर को पूरा बांध के अच्छे से लिखने की स्थिति में नहीं आ पा रहा हूं, नहीं, मुझे कंसर्न होने लगा अपना। और करते करते मैं 12वें सवाल पे पहुंच गया। 12वें सवाल 11वें सवाल तक भी मेरी समझ में नहीं आया। 12वां सवाल संयोग से गांधी जी के बारे में था। जी गांधी जी सर। के विचारों पर था कि चूंकि गांधी जी हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के एक हैं, और मैं पॉलिटिकल साइंस का था, तो मुझे गांधी जी का थॉट पैटर्न बहुत क्लियर पता था। मेरे एक अच्छे प्रोफेसर आर के मिश्रा साहब पढ़ाया करते थे, मुझे आज भी हैं, चोटी रहे डगलस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के। एनीवे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि 12वें हम विकल्प पे जब पहुंच गए, 12वें विकल्प पे पहुंचने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता है, तो मैं थोड़ा अनसर्टेन हुआ कि क्या करें। अब मैंने ये किया कि अब क्या करें, मतलब मेरा सेकंड पेपर है, मेरा पीसीएस का, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एफर्ट, कितने एग्जाम और देके यहाँ तक पहुंचूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में फिर मैं सोचने लगा क्या करूं, तो 12वें क्वेश्चन से जो कि गांधी जी के विषय में था, और हिस्ट्री में गांधी जी का विषय पॉलिटिकल थॉट मुझे पढ़ा था, और वहाँ हिस्ट्री के रूप में पूछा गया था, तो मुझे कुछ बड़ा टेंशन भी हुआ, कंफ्यूजन भी हुआ। फिर मैंने लेकिन लिखना शुरू किया कि चलो अच्छा, जो मुझे आता है मैं उसको लिखता हूँ। तो जो मुझे आता था जब मैंने उसको लिखना शुरू किया, तो उससे फायदा ये हुआ मुझे कि एक बार फ्लो बना। और आप विश्वास करिए कि मैंने पहला जब 12वां क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और मुझे काफी स्ट्रेस भी था कि ये कैसे निपटेगा, और आई विल नॉट बी दैट लकी, और मैंने क्या किया, क्यों नहीं मुझे आ रहा, वगैरह वगैरह। सो आई आस्क, मतलब मुझे अपने ऊपर डाउट्स हो रहे थे। परंतु 12 सवाल से मैंने कहा चलो जो होना था सब हो लिया, लेट मी डू इट ना। सो मैंने इसको 12वें सवाल को अच्छे से किया जैसा कि करना चाहिए था। फिर 12वें सवाल का जब फ्लो चला, सो आई टुक 35-40 मिनट्स। पहला सवाल में ज्यादा समय ले लेते हैं हम लोग, तो 40 मिनट 45 मिनट मैंने लगा दिया, और अपना खूब झोंका पॉलिटिकल साइंस का थॉट भी और हिस्ट्री के नजरिए से। वो सवाल जब मैंने लिख लिया 35-40 मिनट, तो मैंने देखा कि मैं कंफर्टेबल हुआ, मेरे पेन में फ्लो आया, मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई और नहीं ठीक से आ रहा है मुझे, मतलब मैं उसको करता हूँ जो थोड़ा ठीक से आता हूँ। तो फिर मैंने एक सवाल और किया, फिर मैंने एक और किया, और फिर मैंने एक और किया। करते करते अंत में ये हुआ कि मैं बहुत अंदर से संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन मैंने पांचों अटेम्प्ट किए, एंड कोई पेपर मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया। मेरी समझ में जो मुझे अच्छा लगा और जो सही लगा वो मैंने किया। उसका नतीजा ये निकला कि मैं, जब पेपर का टाइम खत्म हुआ 3 घंटे का, तो मैं अपना पेपर दिया। मैं लौट के आया तो लोगों ने कहा कि हमने कहा कुछ स्ट्रेस तो शुरुआत में हुआ था, परंतु फाइनली मैंने किया है। मुझे उतना संतोष तो नहीं, लेकिन हाँ, जब मैंने किया तो हो गया। अब ये आश्चर्य की बात है, और ये मेरा अपना जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी अपने आप से शायद थोड़ी ज्यादा थी, तो वो मैंने उसमें हिस्ट्री में ऑफ कोर्स क्लियर किया, और मैंने पीसीएस में उस अटेम्प्ट में मैंने यूपी में टॉप किया। अब ये बात अजीब सी है कि मतलब मैं ये कहूं कि मैंने हिस्ट्री को लिखते समय मुझे कंफर्ट नहीं था, और फिर भी मैंने कैसे टॉप किया। तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे नंबर बहुत ज्यादा थे, मेरे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा थे, हिस्ट्री में थोड़ा सा रहा हुआ 19-20। लेकिन आई टॉप यूपी पीसीएस इन द सेम बैच जिसमें मुझे ये लग रहा था कि मुझे नहीं आता। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि कई बार जब पेपर आएगा बच्चों के सामने, कल यूपी बोर्ड का आएगा या सीबीएसई का आएगा, या जीवन में और भी एग्जाम बच्चे देंगे। बागपत में बहुत टैलेंट है, बच्चे बहुत मेहनती हैं, और हर जगह मैं देखता हूँ कि युवाओं में, लड़कियों में बहुत जोश है, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं बागपत के लोगों से। और उनको फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, दिल्ली के पास में है, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि पेपर आपको टफ लगेगा, बट उससे डेस्परेट नहीं होना, उससे निराश नहीं होना, उससे घबराना नहीं है। ये नहीं कि साहब अब तो हो गया, बस अब चलो कॉपी कलम उठा के रख दें। कभी भी मतलब अर्जुन की तरह जो है अपना गांडीव या अपना तरकश नहीं रखना है, खड़े रहना है। और आप ये मैं अपना रियल किस्सा बताया मैंने आपको कि हमने जब इसको अटेम्प्ट किया, और हमने कहा ठीक है जो आता है उसको अच्छे से लिखेंगे, आई हैव माई लिमिट्स बट मैं अच्छे से लिखूंगा। ये कहानी सूर्यांश जी मुझे प्रभावित इसलिए करती है कि अगर मैंने उस दिन उम्मीद छोड़ी जी होती, सर। तो शायद आज मैं यहाँ बागपत में आपसे बात नहीं कर रहा होता। और मैं पीसीएम सेलेक्ट हुआ, टॉपर हुआ, फिर आईएएस में ऑफ कोर्स प्रमोशन हुआ अपने टाइम से जैसे होता है, और मैं आज आप लोगों के साथ में हूँ। तो मुझे ये दोनों पहली जो स्टोरी थी 12th फेल की, अभी मैंने हाल में देखी थी अपनी फैमिली के साथ में, तो मुझे वो बहुत सारे बच्चों की ये समस्या आती है।
तो उसमें ये भी एक पहलू था, पेपर को जब समझ में आ जाए कि मेरी समझ में आ गया, तो उसके बाद एक बार और पढ़ ले और उसके बाद उसके आंसर अटेम्प्ट करें। और दूसरा कि पेपर टफ आएगा, पेपर सरल आएगा, पेपर कभी लगेगा कि ऊपर से उड़ रहा है, कभी लगेगा नीचे से उड़ रहा है, कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि साहब मुझे तो सब कुछ आता है, उठा के सब शुरू कर दिया। बट प्लीज रिस्पेक्ट द क्वेश्चन एंड रिस्पेक्ट योर प्रिपरेशन ऑल्सो। अगर आपने मेहनत करी है लॉन्ग टर्म में, तो कोई पेपर आपको नहीं हरा पाएगा। आपको सिर्फ जमे रहना है अपने मैदान में, और अगर आपने उम्मीद बना के रखी, so I don't have any doubt. So these are two stories which I wanted to share at the beginning, so that people know, and I have gone through these stories. They are part of my life. Yes. बहुत सारी कहानियां हैं सर, और प्रेरक है आपकी कि ये कहानी, और बागपत का सौभाग्य रहा तो आगे भी इस तरह की कहानियां हम निश्चित रूप से सुनेंगे और हमारी नई जनरेशन जरूर उन्हें सुनकर प्रेरित होगी। आपकी आज्ञा हो तो सर मैं बच्चों के सवाल ले लूं। Sure, बिल्कुल। हाँ, तो पहला सवाल मुझे मिल रहा है, ये एक बच्ची है जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, शूटिंग करती है, और इसे बच्ची को आपकी फिटनेस को लेकर एक सवाल है, वहीं से लेते हैं, फिर कुछ ऐसे सवाल लेंगे जिनसे परीक्षाओं का बोझ बच्चों पे होगा। सबसे पहले आरती हमारे साथ है। आरती, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर, मेरा नाम आरती यादव है। मैं एनएस इंटर कॉलेज फिरेरा में कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतने फिट कैसे हैं? धन्यवाद सर। तो आरती, पहले तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे तो नहीं लगता मैं इतना फिट रहता हूँ, बट यस आई ट्राई कि मैं अपने शेड्यूल में से वॉक वगैरह कर लूं, क्योंकि बाहर निकलना मेरे पोस्ट के कारण थोड़ा सा मुश्किल होता है और प्राइवेसी का थोड़ा वायलेशन होता है। तो आई ऑलवेज वॉक, सो एटलीस्ट 5 to 6 days a week मैं अपने घर पे ही, पीछे एक कच्चा ट्रैक भी है जो इस घर में रहने का फायदा है, तो वहां पर मैं 4 to 5 किलोमीटर का वॉक कंपलसरी जरूर करता हूँ। दैट इज वन रीजन, उससे मेरी फिटनेस बनी रहती है। और दूसरा ये है कि खाने में जो है वो मैं रात में अवॉइड करता हूँ खाना ज्यादा, सो आई टेक मिल्क ऑफ कोर्स और सूप लेता हूँ। और तीसरा जो मुझे सभी बच्चों से कहना है, और ये साइंस में भी है और मैं शेयर करना चाहूंगा, कि जो भी डिब्बा बंद पदार्थ हैं, जो भी पैकेट बंद पदार्थ हैं, जिस चीज को खराब हो जाना चाहिए 2 दिन में, अगर वो 3 महीने में खराब होती है, तो इसका कारण ये है कि उसमें प्रिजर्वेटिव, एडिटिव, एंटीऑक्सीडेंट मायोनीज के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, नमक के रूप में जोड़े जाएंगे। तो फ्रेश खाना भारत की एक लग्जरी है कि पूरा भारत जो है वो ताजी रोटियां खाता है। पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ, और आरती को मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जो फ्रेश बेक्ड ब्रेड है वो 5 स्टार में भी लग्जरी मानी जाती है। वो ब्रेड पहले बन जाती है, और वो ब्रेड होता है साहब ये तो 2 दिन पुरानी है इसलिए अच्छी मानी जाएगी, ये 1 दिन पुरानी है तो उससे अच्छी है। यहाँ ये है कि माताओं के सहयोग से, स्टाफ के सपोर्ट से आपको मतलब गर्मा गर्म रोटी में सीधे तवे से आती है। तो फ्रेश फूड जो है वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। डिब्बा बंद और प्रोसेस्ड फूड जितना कम खाएंगे उतना बेहतर है। और टेस्ट के लिए खा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, लेकिन टेस्ट के अलावा उसको अवॉइड करने की जरूरत है। तो थैंक्स आरती। और ये आरती का ही सवाल नहीं था, मुझे जैसा मैं बता रहा था सर, बहुत सारे बच्चे इस क्वेरी को कर रहे थे कि भैया ये सवाल शामिल किया जाए। मैं एक ही कर पा रहा हूँ, सभी बच्चों का शायद जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ खेकड़ा से, कोणार्क विद्यापीठ से एक विद्यार्थी है, क्लास 12th से है, और वो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप अपना सवाल पूछिए। Sir, my question is, in today's time, students use smartphones regularly, and because of that, their mind is distracted from studies. So, how can we overcome from this situation and focus our mind in studies? Thank you. यस, तो मैं इस सवाल को सूर्यांश कुछ कह रहे हैं सर मैं एक तरह के सवाल एक साथ लेने की कोशिश करूं, आपका समय बच जाएगा। हमारे साथ एक और क्लास 12 से ही बच्ची है, वो भी शायद कंफ्यूज है। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि यादव है। मेरा आपसे सवाल है कि परीक्षा के दौरान फोकस कैसे रखा जाए? धन्यवाद सर। फोकस रहने की समस्या है, वो डिस्ट्रैक्शन की समस्या है, और अभी हम चल रहे हैं सर, एम्बियंस ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, ये सुनहेड़ा में है सर, और हमारे साथ तृप्ति है। तृप्ति, अपना सवाल करिए। Honorable DM sir, I am Tripti Sharma, studying in class 9 of Ambience Global Public School, Suneda Park. My question to you is that I got distracted by some social media's app while studying. I can't set my goal. Please guide me. Thank you.
और इसी विषय पर पृथ्वी गोल्डन गेट पब्लिक स्कूल का एक छात्र है हमारे साथ, वो भी क्लास 12th में है सर। वो भी सोशल मीडिया से इस विषय पर आपका गाइडेंस चाहता है। पृथ्वी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पृथ्वी सिंह यादव है। मैं गोल्डन गेट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फोन और लैपटॉप की डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? थैंक यू सर। और ये बहुत बहुत लोगों का, बहुत बच्चों का सवाल है सर। मैं चाहूंगा आप गाइड करें। ओके, मुझे ये कहना है कि जो सोशल मीडिया बनाया गया है इंटरनेट कंपनीज ने, वो उनका जो मॉडल ये है कि वो कैसे आपको लगातार उस पर बनाए रखें। ये उनका रेवेन्यू मॉडल है कि जितनी देर आप स्क्रीन पे रहेंगे, जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसको वो नोट करते हैं, उसका डेटा जनरेट होता है और उसको विज्ञापन कंपनियों को बेचा जाता है। जैसे गूगल कंपनी सब कुछ फ्री देती है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन गूगल कंपनी आपके हैबिट्स को देखती है, आपकी वेबसाइट्स को देखते हैं, किस प्रकार की न्यूज को देखते हैं, उसके बेसिस पे वो उसका विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है और उसको बेचती है। नेटफ्लिक्स है, उसका काम ये है कि आप जितनी फिल्में देखते रहें, 24 घंटे ना सोएं तो बेहतर होगा। तो ये जो कंपनियां हैं, उनके पास बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका ये प्रयास रहता है कि स्क्रीन आप जब ऑन करें तो आप उससे हट ना पाए। जैसे नोटिफिकेशन को ले लीजिए आप, नोटिफिकेशन एक लाल लाल या हरा बन के स्क्रीन पे घूमता रहेगा जो आपका ध्यान खींचेगा, और अगर नोटिफिकेशन को आपने नहीं छुआ तो आपको कुछ अटकता रहेगा, जैसे कि साहब मैंने ये नोटिफिकेशन देख लिया, उसमें क्या है, मैसेज क्या है। मैं आपको बताऊं कि मेरे फोन में कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, तो पहला तो मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि जीरो नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। फोन का जब आपको जरूरत हो तो फोन को खोलिए और बात कर लीजिए, कॉल ले लीजिए। नोटिफिकेशन किसी के पास न्यूज का आ रहा है, किसी के पास व्हाट्सएप का आ रहा है, किसी के पास स्नैपचैट का आ रहा है, किसी के पास फेसबुक का आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे कहनी है, दैट इज अबाउट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नहीं होने चाहिए फोन में ऑन। नोटिफिकेशन अर्जेंट, आप कहीं खड़े हैं बाहर, मतलब बिल्कुल कि साहब, तो देन नोटिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर लिविंग एट होम, नोटिफिकेशन ना रखने से आपका ध्यान नहीं बटेगा। और याद रखिएगा, इसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन आप एक बार चेक करते हैं, उससे आपका ध्यान करीब 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होता है। तो आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आपने चेक किया और कोई खास बात नहीं है, परंतु आपका ध्यान चला जाएगा 2 मिनट के लिए। तो और अगर आप 100 बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं दिन भर में, तो समझ लीजिए कि 200 मिनट आपका ध्यान लगभग लगभग चला गया। पहली बात। तीसरी बात ये कि एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, मुझे साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है और नौकरी में आने के बाद पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कभी बात करेंगे। तो उसमें मुझे एक ये कहना है कि जो आपका डिजायर्ड बिहेवियर हो, जैसे डिजायर्ड बिहेवियर ये हो सकता है कि साहब हम 10 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करेंगे, हमारी इच्छा ही हो सकती है। डिजायर्ड बिहेवियर ये हो सकता है कि साहब हम एग्जाम के समय यूज नहीं करेंगे। डिजायर्ड बिहेवियर ये हो सकता है कि साहब हम चलो ये खाना नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है। ये डिजायर्ड बिहेवियर है कि कल मान लो एकादशी है तो हम चावल नहीं खाएंगे, ये डिजायर्ड बिहेवियर है। तो साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो डिजायर्ड बिहेवियर आपका है, उसी को डिफॉल्ट बिहेवियर बना लीजिए। डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब यहाँ क्या है कि साहब हम 10 बजे के बाद फोन यूज नहीं करते, तो ये लोड अपने ऊपर से हटाने का तरीका ये है कि 10 बजे फोन हम अपने कमरे के बाहर दे दें या अपने माता पिता को दे दें कि भाई अब ये फोन आप रख लीजिए, ताकि मेरा मन कभी कमजोर पड़े, मेरा मन कभी भटके, तो भी मैं इस फोन को ना उठाऊं। और वो आपके वेलविशर हैं, उससे फायदा ये होगा आपको कि आपसे कभी कभी वीकनेस के मोमेंट में जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया, वो हमारे लिए एक टूल है और मेरे लिए भी ऑफिशियल भी है। इनफैक्ट कई बार मुझे भी लगता है कि मेरा थोड़ा समय वेस्ट हो गया और मैं इसको नोट करता हूं, और जनरली आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। तो डिफॉल्ट बिहेवियर बना लेंगे, अर्थात कि अपने विकल्प खत्म कर लें। यदि आपने ये कहा कि 10 बजे के बाद मैं फोन यूज नहीं करूंगा और आपके बगल में रखा है, फिर आपका 10:40 पे आपका थोड़ा सा मन बहका या आपके मन में आया कि चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, और फोन बगल में रखा है, तो आप अपने मन को नहीं रोक पाएंगे। इंसान है हम लोग, और हम लोग के इवोल्यूशन में आप लोग को जान के आश्चर्य या दुख हो सकता हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कि चिंपांजी और हमारे जो डीएनए है वो 99% से ऊपर मिलता है। तो 1% के अंतर में जो हमारा अंतर है इवोल्यूशन के कारण, मंकी माइंड है, जिसे मरकट बुद्धि कहा गया है बुद्धिज्म में। तो हमारी मंकी माइंड या मरकट बुद्धि है हमारी। मरकट बुद्धि से बचने का एक उपाय ये भी है कि आप अपने फोन के बिहेवियर को पहले तय कर लें और उसके हिसाब से डिसिप्लिन कर लें अपने आप को। कमरे में फोन रख के बचना मुश्किल है। नेटफ्लिक्स कंपनी का तो ये फेमस कोटेशन था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम आपकी नींद से कंपटीशन करते हैं। मतलब आपको नहीं सोने दिया तो हम जीते, अगर हम सोएंगे नहीं तो फिर रिचार्ज कैसे होंगे।
वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो इन मीडिया से बचने के लिए। जो लास्ट बात मुझे इसमें जोड़नी है कि अगर जिंदगी में बड़ा फोकस हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपके पास मूवी के टिकट रखे हैं और ये हो कि साहब कोई दुर्घटना सी हो रही है, घर में कोई शोक हो जाए, तो क्या मूवी आप देखने जा पाएंगे? आप भूल जाएंगे। अर्थात कोई बड़ी बात अगर आपके साथ में है तो वो आपका जो मोमेंट है वो आपको प्रभावित नहीं करता। वही सुविधा आपके हाथ में, यू विल नॉट यूज इट। तो मेरा ये कहना है इसमें कि जब बड़ा लक्ष्य है, मान लो सिविल सर्विसेज हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सोशल सेक्टर हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, आई डोंट नो, डिपेंड्स अपॉन कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अपने बड़े लक्ष्य की बड़ी सी फोटो अपने दिमाग में भी और अपनी दीवार पर भी अगर लगा ले तो ये जब जब बहकेगा मन, तो मुझे लगता है कि आप लौट पाएंगे अपने लक्ष्य के प्रति। जी सर, और इसी से रिलेटेड हम एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हिमांशु है और वो लगभग जितेंद्र सिंह बनना चाहता है। एक बार आपके बारे में जानना चाहता है। हिमांशु, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर, मैं हिमांशु कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि IAS जितेंद्र प्रताप सिंह बनना कितना आसान, कितना मुश्किल है? धन्यवाद सर। और ऐसा नहीं है कि हमारा हिमांशु अकेला है। एक खुशी है, बच्ची है कक्षा 9th की, वो भी उस सवाल के आसपास अपना सवाल शायद कर रही है। खुशी, एक बार आप अपना सवाल कर सकते हैं। Khushi Yadav from Konark Vidyapit, Khekda, Bagpat. Sir, my question is that how you struggled and overcome that situation as a student. मैं दोनों सवालों को जोड़ रहा हूं सर। IAS जितेंद्र प्रताप सिंह बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल, अर्थात उन्होंने कितना संघर्ष किया है और हमें कितना संघर्ष करना है। हिमांशु और खुशी दोनों से मुझे ये कहना है कि मेरे से अच्छा बनिए। पहली बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है, और मैं इसको बिल्कुल सोच समझ के ईमानदारी से कह रहा हूँ कि IAS बनना बहुत ही आसान है और ये लोगों ने इसका एक वो बना दिया है, कुछ हवा बना दिया है कि साहब बहुत मुश्किल है और कैसे होगा और पता नहीं कितना पढ़ते होंगे। मैंने अपने कैरियर में सफलताएं, ऑफ कोर्स मैंने बताया, जैसे मुझे 3 जॉब मिले थे टोटल। डिप्टी एसपी बन चुका था मैं, SDM बना, और IAS अलाइड में मुझे भारतीय सूचना सेवा, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में मैंने काम भी किया। तो ये बहुत आसान है। मैं अपने आप को एवरेज या अबव एवरेज ही मानता हूँ इंटेलिजेंस में या उसमें, बिकॉज अगर सुपर इंटेलिजेंट होता तो शायद मेरे ख्याल से इसरो में काम कर रहा होता या हार्वर्ड में काम कर रहा होता। तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ, एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और एक गुड लेवल ऑफ से डिलीजेंस, मेहनत, वो इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बहुत सिस्टमेटिक है। सिलेबस आपको पहले से पता है, टॉपिक्स पता है, पिछले 25 सालों में के सवाल पूछे गए हैं, मेरे समय में भी क्या सवाल पूछे गए थे वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि पिछले 30 सालों में, 40 सालों में PCS में, IAS में क्या सवाल पूछे गए हैं, सिलेबस तय है, तो क्यों नहीं होगा? आप लोग को शायद पता होगा, या मैं आपको दोहरा देता हूं कि जो IAS में जो टॉपर्स हैं उनके स्कोर, जो फाइनल स्कोर्स होते हैं, वो 50% पार नहीं कर पाते, उसके आसपास रहते हैं। अर्थात कि 50, 52, 53% में आप IAS के टॉपर हो जाते हैं। तो ये बनना आसान है। लोगों ने इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मुझे नहीं पता। और अगर आप मेहनत करेंगे और एवरेज लेवल की इंटेलिजेंस सफिशिएंट है, सुपर डुपर इंटेलिजेंट आइंस्टीन या स्टीफन हॉकिंग या इवन MS स्वामीनाथन, मुझे लगता नहीं इसमें IAS बनने की कोई जरूरत है। सो आई वुड से टू बोथ हिमांशु एंड खुशी कि एज अ यंग चाइल्ड यू कैन डू इट एंड इट इज इजी टू डू। एंड उसमें जितने भी आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं लाइफ में, इंजीनियर, डॉक्टर या वो भी, मेरी समझ में तो सबसे आसान उसमें से IAS बनना है। सही बात है। और मैं यहाँ एक लाइन जोड़ सकता हूँ कि जो लोग आसमान को छू रहे होते हैं लेकिन पैर जमीन पर रखते हैं, वो आपकी तरह ही बात करते हैं। आदरणीय, हमारे साथ यशस्वी नयन है और यशस्वी 9th क्लास में है, देव कृष्णा पब्लिक स्कूल की छात्रा है। यशस्वी, आपका सवाल क्या है? Sir, my name is Yashashvi Nayan from 9th standard and I am from Dev Krishna Public School. I want to ask a question from you. My question is, I want to be IAS officer. What preparation can I do for it and what stream is suitable for me to choose in 11th class? Thank you.
और आपसे बहुत बच्चे प्रेरित हैं सर। मुझे पता है समय की मर्यादाएं हैं, लेकिन हमारे साथ रिया है, ये कक्षा 10 में है बच्ची, और ये भी इसी से रिलेटेड अपना सवाल कर रही है। रिया हमारे साथ है। रिया, आप अपना सवाल करिए। Honorable DM Sir, I am Riya from class 10 MBS Global Public School Suneda Baghpat, and my question is, what advice would you like to give to students who are unsure about their career or feel pressure to choose their career or profession? Please guide us on this topic. Thank you. और सर एक सवाल आगरा से आ रहा है। बच्ची हमारे साथ श्रुति है, और श्रुति आगरा से दिल्ली में तैयारी कर रही है, और उन्होंने कहा है कि मैं बागपत से हूं नहीं, लेकिन विशेष रिक्वेस्ट है, तो उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए हमें सवाल भेजा है। मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। सर, आप दोनों को नमस्कार। मैं आगरा से श्रुति, मैं दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है, यूपीएससी आपसे मांगता क्या है? जी सर। यशस्वी, खुशी और रिया, ये जो लास्ट सवाल है कि यशस्वी ने पूछा कि खुशी ने पूछा कि माँ आपसे मांगता क्या है, वो कुछ नहीं मांगता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वो इसका मतलब ये नहीं था कि खून मांग रहे थे, मतलब बेसिकली कमिटमेंट मांग रहे थे कि साहब अगर जरूरत पड़े तो जान दे दें। यूपीएससी कुछ नहीं मांगता है। यूपीएससी मात्र 2 साल मांगता है उस फ्रेमवर्क में कि जब आप तैयारी करके निकल जाए, और उससे पहले जो मांगता है मैं वो बता देता हूँ। जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हैं, जो कि ज्यादा आपके श्रोता या व्यूअर्स आपके वो हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो इस समय आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, जिसे मैं क्यूरोसिटी बोलता हूँ, उत्सुकता बोलता हूँ। साहब ये मान लीजिए कि नेटवर्क काम कर रहा है तो शॉर्ट वेव पे काम कर रहा है कि हाई वेव पे काम कर रहा है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं फॉर इंस्टेंस, अगर भी विंटर्स या समर्स में जो अंतर है वो क्यों होता है, पृथ्वी अपनी एक्सेस से क्यों झुकी हुई है, या भारत के प्रधानमंत्री कौन है, या भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा जैसे अभी 2 दिन पहले हुई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलने वाले हमारे कौन लोग हैं। गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और एक हमारे दूसरे उनको मिला है, सज्जन को। तो ये बातें जनरल अवेयरनेस, जनरल क्यूरोसिटी की हैं कि जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहती हूं, उसके आसपास क्या हो रहा है। यूपीएससी से ज्यादा फोकस जो लोग हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कहूंगा इस समय, कि जब आप इंटरमीडिएट में हैं, हाई स्कूल में हैं, जब आप ग्रेजुएशन भी करेंगे अपने सब्जेक्ट्स में, ग्रेजुएशन अच्छे से करें। सिविल सर्विसेज की जो हार्डकोर तैयारी है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, जिसमें मैंने कहा 2 साल, और अगर खींच खांच ले तो 3 साल। ग्रेजुएशन के बाद के 3 साल वो बहुत पर्याप्त हैं, बिल्कुल सफिशिएंट हैं सिविल सर्विसेज सेलेक्ट होने के लिए। और अगर आप पैशनेटली करेंगे तो आप 24-25 साल में यू कैन स्टार्ट। आई स्टार्टेड 26 साल की नौकरी उम्र में, आई स्टार्टेड इनटू द जॉब। सो कोई मुश्किल काम नहीं है। उस समय जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पीरियड है और आपका जो ग्रेजुएशन का पीरियड होगा, और यूपीएससी में अगर इंस्पायर कर रहे हैं, तो मेरा उनसे एक इतना ही कहना है कि जनरल अवेयरनेस न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी, हिंदी में बहुत अच्छे समाचार पत्र है, परंतु कई बार डाइवर्सिटी की कमी लगती है। मैं हिंदी मीडियम में था, उसकी भी लंबी सी कहानी कभी शेयर करेंगे। तो मैंने इंग्लिश को, हमने कहा कि जितनी वर्किंग लैंग्वेज आनी चाहिए तो मैंने कर लिया, और फिर बाद में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ब्रिटेन से 1 साल रह के, वहीं पर ब्रिटेन में रह के मैंने एमबीए भी किया। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो उस समय, जिस समय बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन करें, उस समय ये ना हो कि साहब अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है और सीधे सीधे अब हम 2 साल में करेंगे। जो पृष्ठभूमि है, जो क्यूरोसिटी है, जो समझने की है कि साहब अपनी एक्सेस पे झुके हुए हैं, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अंतर क्या है, या भारत का जो पहला ऑपरेशन जो से अंटार्कटिका में हुआ था, वो जो उनका बेस है उसको मैत्री मेरे ख्याल से कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका है, या उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, या अरोरा बोरियालिस क्या होता है, नॉर्वे में होता है, या जो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, वहां पे जैसे इस समय अगर आप, हम लोग फर्ज करें फरवरी में बैठे हैं, तो इस समय अगर आप चेक करेंगे गूगल वगैरह पे, तो जो दिन है वो 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हो रहा होगा, दोबारा रात 4 बजे हो जाएगी। और जैसे जैसे जब पीक जाड़ा होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस दिसंबर ले लेते हैं, तो दिसंबर में मालूम पड़ा कि कुछ दिनों तो सूरज बिल्कुल नहीं निकलता है, क्योंकि वो झुकी हुई एक्सेस पे है, तो बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ती नॉर्दर्न मोस्ट जो पोर्शन हमारा नॉर्दर्न पोल में। ठीक उसका उल्टा सदर्न में होगा। जैसे इस समय मान लीजिए हमारे यहाँ गर्मी आ रही है, उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हमारे यहाँ गर्मी आ रही है तो उनके यहाँ जाड़ा आ रहा होगा। जब उनके यहाँ जाड़ा आ रहा होता है तो हमारे यहाँ पीक गर्मी जो होती है, तो वो उनके यहाँ पीक जाड़ा होता है। जब हमारे यहाँ पीक गर्मी है तो जाड़ा, जब हमारे यहाँ पीक जाड़ा है तो उनके यहाँ गर्मी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये क्यूरोसिटी है, जी सर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है,
दुनिया का मैप अपने कमरे में लगा लीजिए, देखते रहिए कि सब हम कहाँ हैं, हम कौन है, क्या है, ये एसी कैसे चलता है, एसी में जो कॉइल्स लगती हैं वो क्या होती है, जैसे कॉपर कॉइल्स यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर गुड, हीट को ट्रांसफर कर देती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ नहीं मानता है यूपीएससी, आपका सिर्फ ध्यान चाहता है और आपको जो चाहिए आसानी से मिलेगा, और ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये कोई खास कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, दिस इज इजी टू डू, इट इज जस्ट फोकस, सम प्लानिंग, सम लक, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स चाहिए, हो जाएगा। हमारे साथ एक और विद्यार्थी है, बागपत में आप आए, बागपत ने आपका स्वागत किया, वो उसी से रिलेटेड एक सवाल करना आपसे चाहता है। सुयश हमारे साथ है, सुयश सवाल करें। नमस्कार सर, मेरा नाम सुयश यादव है। मैं गोल्डन गेट इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि बागपत आपके दिल के कितने करीब है? थैंक यू। बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो कुछ डिफरेंट लेवल की है सर, संभालिएगा। ठीक है, मैं बागपत के हवा में सांस लेता हूँ, और मैं कहूँ अपने भाषा में कि बागपत का नमक खाता हूँ, तो बिल्कुल दिल में क्या शरीर में घुसा हुआ है बागपत, और सरकार ने हमें दायित्व दिया है, तो बागपत मेरे शरीर का पार्ट है, मेरे जीवन का पार्ट है। तो जो जीवन का पार्ट होता है वो कितना नजदीक होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे मौका मिला, और बागपत की धरती तो ऑफ कोर्स पौराणिक धरती है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम हियर एंड आप सब लोगों से बात हो रही है। हमारे साथ तो मानवी है, विद्या भवन पब्लिक स्कूल, मानवी तेवतिया हैं, और ये शायद एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज केवल पढ़ाई से ही संबंधित नहीं है, बच्चों की और भी क्वेरी है। मानवी आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मानवी देवतिया विद्या भवन पब्लिक स्कूल खेकड़ा बागपत क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ, और मैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि हम पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी जीवन में स्किल्स और हुनर को कैसे डेवलप करें। धन्यवाद। बच्चे इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं सर, कि कहीं उनकी पढ़ाई उनके दूसरे रास्तों को तो नहीं रोक रही। हमारे साथ एक और विद्यार्थी हैं, प्राची हैं कक्षा 12 से, वो भी ऐसा ही सवाल कर रही हैं शायद। नमस्कार सर, मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाए, जबकि घर वालों की उम्मीदें 90+ ही है। धन्यवाद सर। और कोणार्क विद्यापीठ से एक और विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं सर मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, लेकिन किताबें हैं कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, कैसे मैनेज करूँ? 12th के साइंस के छात्र जी सर, बच्चों को गाइड कीजिएगा। जहां तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो वो है, वो स्वस्थ शरीर मन, ये सब कहावतें जो पढ़ी हैं वो बिल्कुल सटीक हैं, वो आज भी लागू। और यदि कुछ खेलेंगे कूदेंगे नहीं, अगर आप बिल्कुल चश्मिश टाइप कहें अब मुझे या सूर्यांश जी को या औरों को, तो उससे लाइफ नहीं बढ़ती है। और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, मैं अपनी नौकरी करता हूँ इस समय, पैशनेटली करता हूँ, अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है कि फिटनेस बनी रहे, मुझे वॉक करना है, कुछ भी करना है, तो खेलना 1-2 घंटे जरूरी है। जो रूटीन से जो एक तरह से फैटीग आता है वो आवश्यक है। तो जिसको जो भी है, सिंगिंग का है, खेलने का है, और बस इतना होता है कि एग्जाम के समय एडजस्टमेंट करने की बात है। अगर डे टू डे एक्टिविटी में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई म्यूजिक एक्टिविटी, टैलेंट की एक्टिविटी, डांसिंग एक्टिविटी कुछ भी है, तो वो बहुत नेचुरल है और वो हेल्दी है। पेरेंट्स अब नए समझ रहे हैं। हमारे जमाने में थोड़ा सा कहावत पुरानी थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो खेलने कूदने से, जैसे अभी आपने देखा कि अखिल शिवरान हमारे जनपद के हैं और सीधे वो डिप्टी एसपी बन रहे हैं बिकॉज उन्होंने मेडल प्राप्त किया। हमारे जनपद की और टैलेंट भी है, एक लड़की और भी प्रीति है जो अपने जनपद की है, जिसकी शादी हरियाणा में हुई है, उसको भी हम लोग पैसेंजर टैक्स ऑफिसर सरकार बना रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो कोई खेलने कूदने से पोटेंशियल पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। खेलना कूदना मेडल के लिए चाहिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आई मस्ट सैल्यूट दोज मेडल विनर्स लाइक सूर्यांश जी, लाइक अखिल शिवरान जी। परंतु मुझे ये भी कहना है कि खेलना जरूरी है। मतलब मैं तो सभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घंटा 2 घंटा एनकरेज करें, और कोई भी हेल्दी एक्टिविटीज जो बच्चा करेगा उससे उसका पढ़ने में ध्यान लौटेगा, और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होगा, जैसा कि पेरेंट्स का शिकायत रहती है और बच्चे भी परेशान रहते हैं। स्क्रीन टाइम भी कम होगा, फिजिकल होगी, लंग्स खुलेंगे,
हाथ पैर चलेंगे, सो दैट विल बी गुड। सो आई विश कि पेरेंट्स भी समझे, और आई विल रिक्वेस्ट, और आपको ये फोकस होना चाहिए कि एग्जाम में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए, बाकी खेलना कूदना इज गुड। एक रीजनेबल होना चाहिए कि घंटा 1.5 घंटा है, ऐसा ना हो कि साहब सुबह निकल गए। और मैं जो देखता हूँ स्पोर्ट्स में भी कि एक्टिव प्लेयर और प्लेयर में अंतर है, कि साहब मैदान में क्रिकेट में पहुंच गए, अब कमेंट्री करने बैठ गए तो ये एक्टिव प्लेयर नहीं रह गया। तो इसलिए कोशिश करिए कि साहब आप एक्टिवली प्ले करें, ये ना हो कि साहब वो चौराहे पर खड़े हैं 18 लड़के के, हाँ साहब खेल रहे हैं, खेलने की तैयारी कर रहे हैं। सो प्लीज प्ले, एक्टिव प्ले करें, तो घंटा 1.5 घंटा इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लाइफ। और मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, साहब का जो समय है वो बहुत कीमती है बच्चों, लेकिन बागपत के बच्चे आपसे 10 मिनट और मांग रहे हैं सर। बहुत सारे सवाल ऐसे रह गए हैं जो बहुत जरूरी है। मैं जल्दी जल्दी सवाल ले रहा हूँ। हरिओम, आप सर से रिलेटेड एक सवाल करना चाहते हैं, कीजिएगा। नमस्कार सर, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि आप अपनी सफलताओं का श्रेय किसे देना चाहोगे? धन्यवाद सर। और ये कई बच्चों ने सवाल किया, मैं सबको प्ले नहीं कर रहा हूँ सर। होता है ना, एक गुरु होता है, पिता होता है, माता। आपकी जिंदगी में कौन है जिसे आप बार बार सल्यूट करते हैं? मुझे लगता है कि मतलब मेरे माता पिता का रोल बहुत ज्यादा है, उन्हीं का विजन था। और मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उत्तराखंड से रिटायर हुई हैं, श्रीमती सुनीता सिंह, उनका बहुत रोल है। और मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है एक्चुअली। आई हैव बीन लकी कि हमारी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली रही है, तो उसमें मेरे माता पिता का तो था ही। मेरे माता का परिश्रम कि उन्होंने हम 5 बच्चों को पाला भी, और पूरा परिश्रम करके, मेहनत करके सारा काम करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी, घर के काम भी सारे करना, क्योंकि उस जमाने में इतनी सपोर्ट सुविधाएं नहीं थी, मशीनें भी नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले। और पिता ने हमारे बहुत विजन था, सिस्टर ने था। मेरे टीचर्स हैं, प्रोफेसर आर के मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मनुका खन्ना जो एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस की लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस समय। ये सब लोग जीवन के ऐसी मेरी निधियां हैं कि मतलब ऐसे मेरे जीवन के माली हैं, मैं कहूँ कि जिनके मतलब सिंचन से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ईश्वर एक है कहीं, तो वो तो हमारे संस्कार, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा ध्यान रखता है, हमको अपना बच्चा समझता है। तो जीवन में सफलता तो वास्तव में कई चीजों, जैसे अच्छा भोजन जो है वो कई कंस्टिट्यूएंट से बनता है, तो वही कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अगर माता का प्रेम ना जोड़ा जाए तो वो खाना उतना रोचक नहीं बनता है, उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। तो मेरे जीवन में सफलता में मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरी सिस्टर, मेरे भाई बहन, और विजन मेरे पिताजी का विशेष रूप से, मेरे दोस्तों का बहुत रोल है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, कोई नेगेटिव नहीं था। दे ऑलवेज सपोर्टेड कि यू कैन डू इट। जैसे आप लोग मोटिवेट करते रहते हैं, जैसे कोई फिटनेस के लिए मुझे कह रहा है, कोई सूर्यांश जी तो मुझे अच्छा कहते रहते हैं, तो दिस ऑल मोटिवेशन हेल्प्स टू गेट मोर एनर्जी। तो बहुत लोगों का योगदान है, उन सबके प्रति मैंने कहा मेरे जीवन के बहुत माली हैं। उन सब लोगों ने अपना खून पसीना और पानी मेरे ऊपर बहाया है, न्यौछावर किया है। सो आई एम थैंकफुल टू सो मेनी पर्सन। बिना उन लोगों के शायद मैं यहाँ नहीं होता आज। आपको योग करते हुए बहुत सारे बच्चों ने देखा सर पिछली बार, और ऐसे कई सवाल मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि सर को योग पर जरूर रोकिएगा 1 मिनट के लिए। एक युवांक है, जेके पब्लिक स्कूल से शायद हमारा ये छात्र है, 12th में है। युवांक, गुड इवनिंग सर। सर मैं युवांक खटाना, जेके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विद्यार्थी जीवन में योग और पढ़ाई आपस में कितने संबंधित हैं? धन्यवाद सर। बिल्कुल, मतलब योग रखे निरोग तो एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली माइंड का पीसफुल रहना जरूरी है, और योग जो है वो फिजिकल आसनों से भी ऊपर की चीज है। फिजिकल आसन तो उसका एक पार्ट है, यम नियम आहार प्रत्याहार जैसा आप लोग कहते हैं, आसन समाधि, तो वो बेसिकली जो योग है उसमें हेल्प करता है। अगर आप तसल्ली से बैठें, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में चीजों को समझ लेना भी योग है, सहज हो जाना एक योग है, और अहंकार से मुक्त हो जाना भी एक योग है, सेवा करना भी एक योग है। तो योग की डेफिनेशन मैं उस किसी पोज विशेष से नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि जब आप अपने अस्तित्व से जुड़ जाए, उसका आपका योग हो जाए, जब अपने परमात्मा से जुड़ जाए, जब अपने इष्ट से जुड़ जाए, मित्रों से जुड़ जाए, सब कुछ योग है। तो इट हेल्प्स टू काम यू डाउन, क्योंकि चारों तरफ से बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नॉइज है, चारों तरफ से कहीं घंटी बज रही है, कोई फोन बज रहा है, कहीं चैलेंजेस हैं, कोई पूछ रहा है, कोई यहाँ छेड़ रहा है, कोई वहां छेड़ रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है। तो योग विल ऑलवेज हेल्प यू टू काम योर माइंड। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसन उसका एक पार्ट है,
और आंख बंद करके बैठना, अपनी ब्रेथ को देखना, जिसे विपश्यना भी कहते हैं। अगर आप ये फील करें कि आप एक व्यक्ति हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो बहुत ही आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और जब रिलैक्स होते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट आते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं भी प्रयास करता रहता हूँ, मैं उसमें सिद्धहस्त तो नहीं हूँ, पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रयास चलते रहते हैं उसमें भी। थैंक यू। सही बात है सर। और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है क्या सर ने हमारी जैसी परीक्षाएं दी थी क्या? क्या उन्हें भी 12th में और 10th में डर लगता था क्या? ऐसे ही मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ और एक साथ लूंगा। हमारे साथ शायद अंजलि है, और अंजलि कक्षा 12 की छात्रा है सर, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में। अंजलि। सर नमस्कार, मेरा नाम अंजलि यादव है। मैं नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्र हूँ। मेरा आपसे सवाल था कि परीक्षाएं सर पर हैं, हमने मेहनत भी बहुत की है, फिर भी अजीब सा डर है। इस डर को दूर करने हेतु हमारा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। इसी डर से आपको वहीं ले जाएंगे जहां 10th और 12th में आप थे। हमारी एक और बच्ची है सर, शायद वो भी नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज से है, लेकिन सवाल रिलेटेड करता है। आंचल। सर नमस्कार, मेरा नाम आंचल यादव है। मैं एनएस इंटर कॉलेज फुलेरा बागपत में कक्षा 12 की छात्रा हूँ। सर मेरा आपसे यह सवाल था कि जिस तरह हमें परीक्षाओं से डर लगता है, क्या आपको भी इसी तरह डर लगता था? यदि हाँ, तो आपने उन्हें कैसे काउंटर किया? धन्यवाद। और हमारे साथ अक्षा है सर। अक्षा सुनहरा से हमारे साथ है, 9th में ये बच्ची है। अक्षा, आप भी सवाल कर लीजिए, आज सर आपके साथ हैं, आपके लिए ही आपके साथ हैं। अक्षा। Honorable DM Sir, myself Aksha, I am from class 9 and I study in Ambience Global Public School. My question is that we are the upcoming batch of class 10 and we are so depressed. There is so much anxiety in our mind. How can we overcome this problem? Please guide us. Thank you. क्या मैं शुरू में ये बोल सकता हूँ सर कि एक बार 10वीं 12वीं के दिन याद कीजिएगा, थोड़ा समय जरूर जाएगा, लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी है। Yes, no, it's fine. मुझे 1986 में मैंने हाई स्कूल किया, 1988 में मैंने इंटरमीडिएट किया, तो ऑफ कोर्स करीब 38 साल हो गए स्कूल के हुए। और मैं यूपी बोर्ड से हूँ और 83% नंबर आए थे मेरे। एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ चेंज है लखनऊ में, बहुत बड़ी, वहाँ मैं पढ़ा था। और यूपी बोर्ड में मेरी रैंक बहुत अच्छी थी होती। मेरे हिंदी में नंबर कम थे। मेरे हिंदी में मुझे आज तक याद है कि 100 में से 53 नंबर थे, और मैथमेटिक्स में 97 थे, इंग्लिश में 85 थे, बायोलॉजी में 90 थे, सोशल स्टडीज में 85 थे। इन शॉर्ट ये कि हिंदी की वजह से मैं यूपी में टॉपर में हो सकता था, टॉप 5 में होता, और परंतु हिंदी में मुझे 100 में से 53 नंबर मिले। कुछ हाथ मेरा तंग हो गया उस समय, या मेरी कुछ ठीक से परीक्षा नहीं हो पाई शायद, तो होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात मैं जो कहना चाहूंगा आप लोगों से, चूंकि सवालों से जो मैं अपने जीवन के जो मेरे सबक है तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं हाई स्कूल में मैं था, साइंस साइड में था, इंटरमीडिएट में मैंने साइंस साइड से किया, और मेरी फर्स्ट डिवीजन दोनों में है, हाई स्कूल में भी, इंटरमीडिएट में, बीए में भी है, एमए में भी है, तो ऑल फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन अंतर कुछ है। अंतर ये है कि मैं हाई स्कूल में मैंने 83% नंबर मेरे मार्क्स हैं, और इंटरमीडिएट में मेरे 63% मार्क्स। देयर इज अ फॉल ऑफ 20%, 20% नंबर मेरे गिरते हैं हाई स्कूल से इंटरमीडिएट में। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल करता हूँ तो मैं घर के एनवायरनमेंट में, काफी क्लोज एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ और करता हूँ। फिर इंटरमीडिएट के लिए फिर मैं अपने घर से काफी दूर एक स्कूल है, कृष्ण कॉलेज लखनऊ का है, जो मेरे घर से करीब 16-17-18 किलोमीटर था। साइंस में एकदम से कोर्स भी बढ़ता है एकदम से, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आने लगती हैं। मैथमेटिक्स में मैं उतना कंफर्टेबल शायद नहीं हो पा रहा था, और मुझे एकदम से सिलेबस मिला, फिर आजादी मिली, तो मैंने अपना खूब घूमा फिरा भी, खूब कुछ सिनेमा भी देखा, फिल्में मुझे अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है, मुझे टाइम नहीं मिलता, बट उस समय सिर्फ फिल्में भी देख ली, खूब घूमे फिरे। घर वाले तो ऑफ कोर्स आपको फ्रीडम देते ही हैं कि भाई पढ़ो लिखो, लखनऊ में पढ़ते थे। तो मेरा नंबर गिरे, दो कारण थे कि मेरी सिंसेरिटी में कमी आई, और मेरा जो स्कोप था उस सब्जेक्ट में वो मुझे उतना सूट नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने फिर बीएससी पार्ट 1 कर लिया, बीएससी में चला गया, ऑफ कोर्स बीएससी में भी पार्ट 1 में भी पास हो गया। फिर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मुझे ये सब्जेक्ट सूट नहीं करता है। स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस आता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, अगर हम उसको आम भाषा में कहें, हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं कर, उससे स्ट्रेस आता है। तो पहली बात तो ये कि जो आपका विषय अच्छा लगे उसको करें। जब बीएससी मैंने कर लिया तो लोगों ने कहा कि 2 साल में और बीएससी कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप पीजी कर लीजिएगा आर्ट सब्जेक्ट में। मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं अगर एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं उसमें कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। काफी लोगों ने मुझे समझाया बुझाया, लेकिन फिर मैंने अपने मन की सुनी, अपनी आत्मा की सुनी, और मैंने बीएससी पार्ट 1 करने के बाद में दोबारा बीए पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी जाके।
और मुझे काफी मतलब लोगों ने कहा, घर वालों ने भी कहा कि क्या है, कर लो और बात करना, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट डू इट। और मैंने 1 साल अपना खराब कर लिया बीएससी पार्ट 1 वाला, और मैं बीए पार्ट 1 में दोबारा आया, एंड बीए आई डिड गुड। मुझे हिस्ट्रीज में, ह्यूमैनिटीज में, सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जो कंफर्ट जिस सब्जेक्ट में मिले वो सब्जेक्ट अच्छा है। जो मेरे कहने से, माता पिता के कहने से, पड़ोसी के कहने से, दोस्त के कहने से आप ले रहे हो, शायद वो आपको सूट ना कर रहा हो। तो अपनी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करिए, अपने एप्टीट्यूड को देखिए। आजकल स्कूलों में काउंसलर्स भी हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि नंबर जब मेरे गिरे तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मेरी भी कमी है, कि अगर मैं इसको सिंसियरली से नहीं कर रहा हूँ तो 83% से 63% का फॉल सोचिए। इंटरव्यू में अगर मुझे याद है कि मुझे एक बोर्ड में उन्होंने ये पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे थे, इतना नंबर कैसे गिर सकते हैं, 20% फॉल, 83 to 63, ह्यूज फॉल। सो आई सेड वेरी ऑनेस्टली कि साहब सही बात तो ये कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। तो लाइफ में ये कर्व्स आएंगे, बट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना कंफर्ट फैक्टर दे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जो तीसरी बात मुझे कहनी है, वो जनरली लोग नहीं उस पर ध्यान देते हैं और स्ट्रेस का कारण बनता है, वो ये है कि परीक्षाओं में काफी लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, एंड विच इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको सीरियसली कहना चाहूंगा, और मैंने इसको हमेशा फॉलो किया है, और ये मैं जब एग्जाम देने जाया करता था, उसमें हाई स्कूल के भी, इंटरमीडिएट के भी, इवन पीसीएस आईएएस के भी, तो मुझे याद है कि लंच टाइम उसमें होता है 2 घंटे का, थोड़ा सेकंड के बीच में। तो मैं घर से खाना बनवा के पराठे वराठे भी ले जाता था। तो हमारी माता जी कहते थे कि तुम एग्जाम दोगे कि पराठे खाओगे। तो मैंने कहा जब तक ब्रेन में ग्लूकोज हो जाएगा, या मुझे अगर भूख पे ध्यान जाता है तो मैं पेपर पे करता बस। इन अ सेंस की लाइफ में ये इम्पोर्टेंट। अब साइंस ये कहती है इस विषय में, जो कि मुझे उस वक्त क्लैरिटी तो नहीं थी, परंतु अब मुझे क्लैरिटी है, एंड दिस इज प्योर साइंस, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपको ब्रेन को चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कहां से आएगा? ग्लूकोज भोजन से आएगा। अब आपने 2 दिन से स्ट्रेस में खाना ही खाना छोड़ दिया है आपने, अब बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो ब्रेन को एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी तो क्या करेगा? जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उसको स्लो कर देता है। बॉडी में एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि ब्रीदिंग, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, और नॉन एसेंशियल है कि साहब थिंकिंग बाद में कर लेंगे, साहब जान बचेगी तो थिंकिंग कर लेंगे, तो ब्रेन स्लो कर देगा थिंकिंग को। तो बच्चों से मुझे ये जरूर कहना है परीक्षा पे चर्चा के विषय में, जो कि कन्वेंशनल विजडम नहीं है, कि भोजन जरूर करें, स्वस्थ भोजन करें, एक्सेसिव ना खा लें। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भूखे पेट परीक्षा बहुत अच्छी होती है, तो ये बेकार की बात है। और शायद इसीलिए परीक्षाओं में हम लोग के घर में परंपरा थी, और यहाँ भी है मेरे ख्याल से, कि सवेरे जो है माता जी जो है वो पेड़ा और दही खिला के ताकि ग्लूकोज मिल जाए बॉडी को, और वो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस से भी, और आपकी ब्रेन को एनर्जी मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि कुछ खा पी के एग्जाम देने जाए, भूखे पेट एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको ज्यादा समस्या आएगी। सही बात है सर, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं ये मैं देख पा रहा हूँ, और बच्चे भी शायद देख पा रहे होंगे। आपके सपनों से रिलेटेड एक सवाल हमारे साथ आया है। सलोनी हमारे साथ है। सलोनी जल्दी कीजिए, सर का समय बहुत कम है आज। नमस्कार सर, मैं सलोनी यादव नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज फुलेरा बागपत की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मुझे आपसे यह पूछना था कि आपके बचपन में क्या सपने थे और क्या आपने उन्हें पा लिया? धन्यवाद। सपने क्या पा लिए? मुझे सपना तो कोई बहुत बड़े बड़े थे, मुझे नहीं समझ में आते थे। मेरा घर जो लखनऊ में है वो आलमबाग में था, जो पैतृक मकान पापा ने बनाया था बहुत पहले, तो वहां पे एयरपोर्ट पास में था। तो जब मैं आप लोग की उम्र, सलोनी की उम्र में था, या इनसे भी छोटा था, तो एयरपोर्ट चूंकि पास में था तो हवाई जहाज उड़ता थे, तो पास से घर से दिखाई पड़ता, थोड़ा नीचे दिखाई पड़ता था। तो मैं सोचता था कि ये हवाई जहाज क्या है और इस हवाई जहाज में होता क्या है। तो लोगों ने बताया इसके अंदर लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय भी पीते हैं। तो मेरा तो यही सपना था कि मैं इस हवाई जहाज में बैठ जाऊं। कि ये कैसे बैठते हो, चूंकि मैं साइकिल से घूमता था और घर में स्कूटर मोटरसाइकिल बाद में आ गए थे। तो मैं तो बहुत सपने अपने क्या देखे, माँ बाप ने सपने देखे मेरे लिए, और जब जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि मैं कर सकता हूँ। तो सपने कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आईएएस बनना एक सपना हो सकता है, विदेश घूमना सपना हो सकता है। जैसे मेरा मन था कि मैं विदेश में भी रहूं, पढ़ूं, घूमूं। इस नौकरी ने वो कुछ दिया। और जैसे बच्चे को मन होता है, बाल मानक जो मानस होता है, वैसे ही मैंने था। मेरे घर के पास संयोग से एयरपोर्ट था, तो मैं उसको देखता रहता था हवाई जहाज को, और हवाई जहाज में मैं बैठा, नौकरी में आने के बाद ही बैठा ऑफ कोर्स। तो तब मुझे रियलाइज हुआ ठीक है। तो सपने ऐसे कुछ साधारण से थे और पूरे हुए ईश्वर कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से।
सर पूरा गुत्था नहीं खोलेंगे सलोनी। कभी फिर समय मिला तो बताएंगे। हम संस्कृत एक विद्यालय है सर, सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालैनी चल रहे हैं। ये लवकुश जन्मभूमि भी है सर, और वहीं पे ये विद्यालय है। आइए हमारे साथ मुकुल शर्मा है। मुकुल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर नमस्कार, मैं सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालैनी बागपत से 11वीं कक्षा का छात्र मुकुल शर्मा। मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हम छात्रों में आत्मविश्वास की कमी या फिर अत्यधिक आत्मविश्वास के भाव आ जाते हैं। ऐसा हम क्या करें कि यह समान अवस्था में ही रहे? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, अगर आप अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने परिजन, अपने भाई बहन, तो वो आपको जमीन पे रखते हैं, वो आपको टोक भी देते हैं कि यार तुम में ये पोटेंशियल है, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और तुम कर सकते हो, तो वो मोटिवेट करते हैं। अगर आप कुछ व्यवहार आपका अनुचित है या ओवर आपका हो रहा है, तो माता पिता टोक देंगे, दोस्त टोक देंगे, अरे यार तुम्हें क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हो, और ये बहुत गलत है। तो जो लोग जुड़े रहते हैं सामाजिक रूप से, अपने घर परिवार से, मित्रों से, अपने गुरुजन से, वो कभी अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं तो सलाह दूंगा सभी को कि भाई अपने घर परिवार परिवेश से जो लोग आपसे दबते नहीं हैं, जो लोग आपका भला चाहते हैं और जो लोग आपके प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों की बस से इंटरेक्ट करते रहिए, मिलते जुलते रहिए और उनकी बातों को गंभीरता से मन से लीजिए। सही बात है सर। हमारे साथ एमएमएच विद्यालय है, एमएमएच इंटर कॉलेज से उमंग है। उमंग, पूछिए आप सवाल। नमस्कार सर, मैं उमंग एमएमएच इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र हूँ। सर, आप विद्यार्थी जीवन के वे पल जिन्हें आप बहुत याद करते हैं, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो ये लास्ट सवाल ही रख लेते हैं इसको। जी सर जी, जी सर जी। ये विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी हुआ उस समय तो यही लगता था कि जान बचे इस लाइफ से और बड़े जल्दी से हो जाए और जल्दी से नौकरी मिल जाए और जल्दी से ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब समझ में आया कि जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षण जो थे वो विद्यार्थी जीवन थे, और मुझे लगता है कि एक मौज मस्ती थी, एक अलग बेलौस फकीरी थी कि साहब कोई चिंता ही नहीं है, अपना होमवर्क मिला होमवर्क कर लिया, किताब मिली किताब पढ़ ली और फ्री है। ना हमें खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना इससे मिलने की चिंता, ना उससे मिलने की चिंता। तो विद्यार्थी जीवन ऑफ कोर्स सर्वश्रेष्ठ मोमेंट्स थे, और अच्छे टीचर्स मिल जाए उस समय स्ट्रेस थोड़ा बहुत आता था। जो वर्तमान जनरेशन है जिनसे मेरी बात ज्यादा हो रही है सूर्यांश के सौजन्य से, वो ऑफ कोर्स जो है वो सन 2000 के बाद ही पैदा हुए मैक्सिमम लोग, इनफैक्ट 2005 2007 के बाद पैदा हुए बच्चे। जब आप फुली स्मार्टफोन जमाने में आया, एप्पल ने स्मार्टफोन जो इंटीग्रेटेड फोन था वो 2007 में लॉन्च किया था एप्पल ने पहली बार, और उसके बाद से जो जनरेशन है उसका स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन विद्यार्थी जीवन आप ये पाएंगे बाद में, मेरी तरह ये गलती मैंने भी शायद करी पहले, मैं समझता था कि बवाल है कि विद्यार्थी जीवन आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षणों में है, इसको करिए। और जीवन में भोजन पानी के ईश्वर भी आपकी मदद करता है और आप में कैपेसिटी है। चैन जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छे कर्म इम्पोर्टेंट है, संस्कार इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो चैन प्राप्त किया, संस्कार बचा के रखे, माता पिता घर परिवार की बातों को आपने सहेज के रखा, तो जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में कोई समस्या नहीं। मानव शरीर जो है बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मानुष तन तो मिला ही हुआ है, इसको बस सार्थक करना है, क्या समस्या है। एक स्टोरी है ये, और ये भी रियल स्टोरी है कि एक व्यक्ति समुद्र में भटका, उसकी शिप जो बड़ा वाला शिप था उसका वो रैक कर गया, थोड़ा सा था वो, उसमें छोटी बोट में लेके निकला, किसी जान बचाई उसने, फिर वो भटकता रहा, वो करीब करीब 25 दिन वो भटका, 18 दिन या 25 दिन करीब करीब भटका। ये उस दौरान उसको पानी पीने की समस्या थी, तो ऊपर से पानी बरसा, तो उसने उसको कर लिया, पानी किसी तरह से अपने हाथ में अंजलि में ले लिया, कुछ हुआ कभी। तो फिर वो 18वें दिन 19वें दिन एक बड़ा सा कोई शिप निकला, उसने देख लिया, उसको बचा लिया। तो उसने कहा कि जीवन में क्या समस्या है, तो उसने कहा जीवन में अगर खाने को खाना है, पीने को पानी है, ऊपर सूर्य देव है, तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो जितना आपको चाहिए उतना तो आज की सोसाइटी में, आज के माता पिता के जीवन में सबको उपलब्ध है, खाने को खाना और पीने को पानी सबको उपलब्ध है। तो मुझे लगता नहीं है कि स्ट्रेस का कोई स्कोप है, और उससे अधिक ना तो आप खा सकते हो ना मैं खा सकता हूँ। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, लिव रिस्पांसिबली एंड रियलाइज योर पोटेंशियल, यू कैन डू इट।
मैं बच्चों को जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सर का जो समय था उससे लगभग डबल समय बच्चों हमने लिया है और मुझे उनका आदेश है कि हम ज़्यादा आगे ना बढ़ें, फिर कभी अवश्य मिलेंगे। लेकिन सर जाते-जाते मैं बच्चों से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड न्यूज़ 6 नेटवर्क से रिलेटेड एक रैपिड फायर सवाल करना चाहूँगा। हमारे डीएम साहब की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी मजबूती? सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताऊं अपनी, तो मुझे लगता है कि मैं दिल से जुड़ जाता हूँ बहुत सारी चीजों से। कई बार मेरी पहली बॉस ने मुझे ये ट्रेन किया था कि इमोशनली तो मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ चीजों से। उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में इमोशनल आप बहुत ज्यादा जुड़ते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं इमोशनली जुड़ जाता हूँ तो उससे एग्जॉस्टेशन आता है कभी कभी, ये बात सही है। मजबूती भी वही है कि इमोशनली जब जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी आते हैं। तो जीवन में जो धूप है तो छांव भी है, दिन है और रात भी है, तो दोनों जरूरी हैं। तो वही मेरी कमजोरी भी लगती है, वही मुझे स्ट्रेंथ भी लगती है कि मैं दूसरा एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को समझा के एक लाइन पे चला जाए, डिसिप्लिन फॉलो कर लेता हूँ कि इस बेसिक डिसिप्लिन को, तो गुड डिसिप्लिन इज वन बिग स्ट्रेंथ, ये करना है, ऐसे करना है। एंड कमजोरी मैंने आपसे बताई, इमोशनली कभी-कभी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। मैं अगर इस परिचर्चा को सम अप करने का प्रयास करूं एक लाइन में, तो मैं ये कह सकता हूं सर, आपसे बात करके, आपको सुनकर, आपका गाइडेंस पाके मैं गंगा स्नान की तरह महसूस कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगा होगा। आपने समय निकाला, इतने व्यस्त समय में से आप हमारे साथ जुड़े, बागपत के बच्चों को गाइड किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप अंत में अगर मैसेज कोई छोड़ना चाहें? जीवन है और मैंने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इसको रियलाइज करिए, देखिए, और हर चीज का एक समय आएगा। लोग थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं, जल्दी मौज करना चाहते हैं। लास्ट बात जो मैंने इंटरव्यूज में भी कही है और बच्चों से भी कही है कि लाइफ में आपके, अगर मान लो हाई स्कूल के बच्चों को ले लें तो 15 साल के हैं रफली, और मान लो 25 साल में दे विल बी इनटू गृहस्थ आश्रम या लाइफ में एम्प्लॉयमेंट में होंगे। तो 10 साल जीवन के अगर आपके ये 15 से 25 के बीच में अगर आपने मेहनत कर ली, तो अगले 50 साल, इनफैक्ट अगले अगर 100 साल के एवरेज मान ले, तो अगले 75 साल आपके जीवन के सुरक्षित हैं। तो 10 साल बस बेसिक डिसिप्लिन है, बेसिक अनुशासन है, बेसिक जो अपना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, मार्शमैलो टेस्ट होता है एक साइकोलॉजी में, तो उससे पास हो जाए, उसमें उलझे नहीं, मतलब छोटी छोटी चीजों में ना उलझे, बड़े लक्ष्य को ध्यान रखें। तो ये अगले 15 से 25 के बीच में, जो 18 में हैं उनके 18 से 25 के बीच में 7 साल, तो अगर 5 साल 7 साल देकर अगर आपको अगले 70 साल आनंद आता है, तो मैं समझता हूँ कि जीवन खूबसूरत चीज है, ईश्वर प्रदत्त है। तो मेरी शुभकामनाएं सभी। मन तो नहीं कर रहा कि आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन समय की टिक टिक अब कह रही है कि सर को जो है कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक कार्य हैं। और सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सूर्यांश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।